गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है वायु प्रदूषण, कारण, प्रभाव एवं बचाव। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वायु प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसके बाद उसके प्रभाव देखेंगे, कारण देखेंगे पहले कि किन किन कारणों से वायु प्रदूषण जो है वो घटित होता है, उसके बाद उसके प्रभाव देखेंगे और अंत में जिक्र करेंगे कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन? एनी क्वालिटेटिव as well as quantitative change in the normal composition of air which is harmful or injurious to human, animals, plants and property is called air pollution. कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? वायु की सामान्य संरचना में कोई भी गुणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन जो मानव, जीव जगत और संपत्ति के लिए नुकसानकारी है, उसे हम वायु प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। वायु प्रदूषण एक मिश्रण है ठोस कणों और गैसों का, जो कि हमारी वायु में मौजूद रहते हैं। और ये ठोस कण या गैसेस जो हैं वायु में इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे जो वाहन हैं उनसे जो गैसें उत्सर्जित होती हैं, या हमारी फैक्ट्री से जो रासायनिक तत्व उत्सर्जित होते हैं, धूल है, या गले सड़े जो है परागकण या अनाज कण जो हैं, ये भी सस्पेंडेड फॉर्म में, ये भी लटकते हुए जो है फॉर्म में जो है हमारी वायु में मौजूद रहते हैं, और इन्हीं का मिश्रण जो है वो वायु प्रदूषण कहलाता है। अब सवाल उठता है कि ये वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, किन कारणों से हमारी वायु जो है वो दूषित होती जा रही है। कारण जो हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव जनित कारण भी हो सकते हैं। वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कारक प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में आप कह सकते हो कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं उस समय जो है विभिन्न तरह की गैसें, धूल, धुआं जो निकलता है वो भी हमारे वायुमंडल को वो भी हमारी वायु को प्रदूषित करता है। इसके अलावा जो कई बार वनों में जो दावानल या वनों में जो अग्नि अचानक से आग लग जाती है, उस कारण से भी हमारे वायु को जो है बहुत ह्रास होता है और हमारी वायु जो है वो प्रदूषित होती है। परंतु प्राकृतिक कारक जो हैं वो इतना अधिक दुष्प्रभाव नहीं डालते हमारी वायु पे जितना कि मानवीय कारक डालते हैं। मानवीय कारक हमारी वायु की गुणवत्ता में कमी लाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, और मानवीय कारकों में या मानवीय कारणों में आप शामिल कर सकते हो उद्योगों एवं ऊर्जा आपूर्ति से निकलने वाला जो वेस्ट है, जो गैसेस हैं, वो हमारे वायुमंडल को, हमारी वायु को प्रदूषित कर रही हैं। और नगरीय क्षेत्रों में पर्टिकुलरली आज पूरी दुनिया में जो है बिजली की मांग को पूरा करने के लिए ताप विद्युत गृहों की स्थापना की जा रही है, और हमारे भारत जैसे विकासशील देश में तो कोयले की कुल खपत का 3/4 भाग जो है हम विद्युत उत्पादन में रोजाना 20,000 टन कोयले का प्रयोग करके खर्च कर रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर जब कोयला जलता है तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में राख, कालिख, धुआं और अनेक प्रकार की गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन पेरोक्साइड है,
तो ये गैसें निकलती हैं, जाती कहाँ हैं? ये हमारे वायुमंडल में जाती हैं और हमारी वायु को प्रदूषित करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोरबा थर्मल प्लांट है, तो उसमें कोयले के जलने से निकलने वाली राख जो है, कहीं कहीं पे 2 सेंटीमीटर से भी मोटी राख जमा हो जाती है। और इस इलाके के आसपास जो लोग रहते हैं, एक अध्ययन बताता है कि कोरबा के 40% निवासी जो हैं वो दमा, टीबी, सांस की अन्य बीमारियों से जो है पीड़ित हैं। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो एनर्जी सप्लाई जो है, उसकी वजह से जो है हमारा वायुमंडल और वायु प्रदूषित होती जा रही है। विश्व के लगभग सभी भागों में उद्योगों के द्वारा प्रदूषित उत्सर्जित प्रदूषकों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा दूसरा मेन कारण है, वो है हमारे परिवहन के साधन। परिवहन के साधनों से महानगरीय क्षेत्रों में वायु में जो है 51% प्रदूषण का कारण जो है ये परिवहन के साधन ही हैं। अधिकांश वाहनों में जो अंतर्दहन इंजन होता है, उससे निकलने वाला धुआं वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों के साथ साथ जो है अधजला, अनजला ईंधन भी छोड़ता रहता है। इसके अतिरिक्त ये गैस जो है, ये इंजन जो है गैसोलीन से प्राप्त शीशा धातु के महीन कण भी वायु में छोड़ते हैं। तो वायुमंडल में शामिल होने वाली ये सभी अनचाही गैसें और ठोस कण वायु को प्रदूषित करते हैं। और हमारा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसके अनुसार दिल्ली में पर्यावरण के कुल प्रदूषण का 64% भाग जो है वो वाहनों के द्वारा ही होता है। वाहनों के अलावा नगरों में स्थापित बड़े बड़े भारी उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अत्यधिक जनसंख्या, कूड़ा करकट, इनसे भी जो है वायु का प्रदूषण होता है। इसके अलावा हम अपने खेतों में, कृषि क्षेत्र में जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके कण भी उड़ उड़ कर जो है वायु में मिलते रहते हैं और हमारी वायु को प्रदूषित करते रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे घरों में घरेलू उपयोग के लिए जो हम जैविक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जैविक ईंधन के इस्तेमाल से जो है निकलने वाली जो गैसें हैं, वो भी हमारी वायु को दिन प्रतिदिन प्रदूषित करती जा रही हैं। प्रदूषित वायु एक मूक कातिल है जो किसी को भी बीमार कर सकती है। स्थानीय स्तर पर प्रदूषित वायु का प्रभाव हमें दृश्यता, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, वर्षा की मात्रा और तेजाबी वर्षा के रूप में देखने को मिलता है। वायु प्रदूषण के विश्वव्यापी प्रभावों को हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव। वायु के प्रदूषक 2 तरह के होते हैं, एक गैसीय और एक सॉलिड, कणीय। ये दोनों प्रकार के प्रदूषक मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। पहले देखते हैं कि गैसीय प्रदूषक जो है कैसे हानि पहुंचाते हैं। गैसीय प्रदूषक जो है वायु के जरिए हानिकारक गैसों का सेवन करने से मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है। परिणाम स्वरूप वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा होने पर भी सांस लेने में हमें घुटन महसूस होती है, बहुत तकलीफ होती है। खून की कमी या एनीमिया वाले रोगियों के लिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत घातक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु में सर्वाधिक खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड है। उसकी अधिकता से न केवल मांसपेशियों में अस्थायी तनाव पैदा हो जाता है, बल्कि सांस की भी कई बीमारियां लग जाती हैं। बलगम का ज़्यादा बनना, खांसी, छींकें आना, नाक से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, आँखों से भी पानी आना, ये सारी बीमारियां जो हैं
सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण होती हैं, जो हमारी वायु में मौजूद होती है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, और सल्फ्यूरिक एसिड धुएं के साथ नाक के जरिए फेफड़ों में पहुंचकर जो है उन्हें नष्ट करने लग जाता है। तो फेफड़ों की बीमारियां जो हैं वो भी हो जाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इसके अलावा शहरों में सिगरेट के धुएं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, और इसके कारण हमारे शरीर में कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन बनता है, और अगर इसकी मात्रा 4 से 6% हो जाती है तो हृदय में दर्द उठने लग जाता है, सांसें रुकने लग जाती हैं। ये गैस जो है मंद वृद्धि उत्पन्न करती है, और इसकी उपस्थिति से शरीर में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, वो कठोर हो जाती हैं, तो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाती है इस तरह से ये। इसके अलावा वायु में नाइट्रिक ऑक्साइड के अधिक सांद्रण से रुधिर स्राव, जिसको आप हेमरेज कहते हो, उसका खतरा बढ़ जाता है। ये गैस जो है फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है, और अगर हमारी वायु में ओजोन की थोड़ी सी भी मात्रा फेफड़ों में जमाव पैदा करके हेमरेज का कारण बनती है। इसके अलावा स्किन कैंसर का कारण भी बनती है। O3 या ओजोन गैस की वायु में उपस्थिति के कारण ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाइड्रोकार्बन जो है वो फेफड़ों का कैंसर, ब्रोंकाइटिस पैदा करता है, जबकि एल्डिहाइडस आँख, नाक, गले की खुजली पैदा करता है। और ब्रिटेन में तो 40 से लेकर 55 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की मौत का प्रमुख कारण जो है ये ब्रोंकाइटिस ही है, जो कि वायु प्रदूषण से पैदा होता है। इसके अलावा वाहनों के धुएं से जो शीशे के कण निकलते हैं वो बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उनके दिमाग के टिश्यूज़ को जो है वो नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा धूम्र कोहरे का जन्म होता है प्रदूषित वायु में, और बहुत से लोगों की जान चली जाती है। 1952 में जो है स्मोक के कारण दम घुटने से लंदन में 4000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा कई बार रसायन उद्योगों में होने वाली जो अचानक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनके कारण भी हमारी वायु जो है बहुत जहरीली हो जाती है, और उसको सूंघते ही जो है सेकंडों में सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हमारे यहाँ पे भोपाल जो ट्रेजिडी हुई थी, कीटनाशक बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड में जहरीली गैस के रिसाव से जो है हजारों लोग मर गए थे, और बहुत से तो अभी भी रोगग्रस्त हैं। तो ये तो था गैस का दुष्प्रभाव। इसके अलावा जो कणीय प्रदूषक या ठोस रूप में जो प्रदूषक शामिल हैं हमारी वायु में, वो भी जो है फेफड़ों में आसानी तक से पहुंच जाते हैं हमारे फेफड़ों में, और महानगरों में इनकी समस्या बहुत ज़्यादा है और मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। इसके बाद है कि वायु प्रदूषण जो है वो जीव जगत को कैसे प्रभावित करता है। जिस तरह से गैसीय और कणीय प्रदूषक, स्मोग, बढ़ता हुआ तापमान, ध्वनि प्रदूषण मानव समाज को प्रभावित करते हैं, उसी तरह से जीव जंतु भी इसके दुष्प्रभाव से अछूते नहीं हैं। डीडीटी से पहले तो कीटाणु जगत का विनाश हुआ, लेकिन अब मच्छर, मक्खी, दीमक इन रसायनों से वो अनुकूलित हो गए हैं। तो पहले से जो है बड़े आकार के मच्छर पैदा होने लग गए हैं। वायु का प्रदूषण जो है चारे को भी प्रदूषित करता है, जो पशुओं के खाने योग्य नहीं रहता। इसके अलावा संखिया, शीशा, मोलिबेडेनम जैसे धात्विक प्रदूषक जो हैं वो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जैसे पालतू जानवरों के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध होते हैं। फ्लोराइड नामक प्रदूषक से पशुओं की हड्डियाँ और दांतों को नुकसान पहुंचता है। फ्लोराइड से प्रदूषित चारा खाने पर पशुओं का भार कम हो जाता है, उनमें दूध की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा उनकी प्रजनन शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा वनस्पति जगत को भी वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। प्रदूषित वायु के संपर्क में आने पर पेड़ पौधे हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, फूल हैं, न केवल उनके रंग रूप आकार में परिवर्तन आ जाता है, बल्कि उनकी जीवन अवधि जो है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, उनकी गुणवत्ता जो है वो भी प्रभावित होती है। खेती के लिहाज से अगर हम बात करें तो सबसे खतरनाक प्रदूषक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड और फ्लोरीन के यौगिक हैं। धूम्र कोहरा भी बहुत गहरा प्रभाव डालता है खेती पर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज़्यादा असर जो देखने को मिलता है गेहूँ, कपास, जौ और सेब की फसलों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वायु में इस गैस की अधिकता से इन पौधों के पत्ते गिरने लगते हैं और उनकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो भी काफ़ी बाधित होती है। इसके अलावा जो कणीय या गैसीय कण प्रदूषक जो है वायु में मौजूद होते हैं, पर्टिकुलरली जो फ्लोराइड है, तो वो आपके सिट्रिक फ्रूट्स के ऊपर, खट्टे जो रसदार फल हैं जैसे कि नींबू है, संतरा है, आलू बुखारा, खुमानी, आड़ू, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ओजोन गैस के संपर्क में आने पर तो बहुत से रसदार पौधे जो हैं वो विकृत हो जाते हैं। और अगर वायु में अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है तो टमाटर की फसल नष्ट हो जाती है। इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड से जो है मूली, टमाटर, खीरा, सोयाबीन आदि की फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा हमारा वायुमंडल पर भी गहरा प्रभाव डालता है वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधनों के दहन से जो है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और भूमंडलीय तापन जो है उससे जलवायु परिवर्तन होते हैं और अनेक तरह की बीमारियां हमारी धरा पर फैल जाती हैं। पशु पक्षी वनस्पति जो है उन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। तो इस तरह से विभिन्न तरह से प्रभावित करती है वायु प्रदूषण की समस्या संपूर्ण जगत को। अब है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ये विश्व स्तर की समस्या है तो कुछ एक उपाय जो है हम कर सकते हैं। पहला तो जो हमारे उद्योग जो हैं वो प्लान्ड, उनकी लोकेशन जो है प्लान्ड होनी चाहिए। उद्योगों की नियोजित स्थिति होनी चाहिए। उद्योगों को रिहायशी इलाके से दूर उस भाग में लगाना चाहिए जिस दिशा से जो है वायु नगर के अंदर ना आती हो। शहर से बाहर खुले में जो है, खुले स्थानों पर जो है इंडस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए ताकि औद्योगिक प्रदूषण से बचा जा सके। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में, उसकी कुछ अल्टरनेट जो हैं, कुछ विकल्प हमको ढूंढने चाहिए। यदि किसी उद्योग का कच्चा माल प्रदूषण फैलाता है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है, उसका विकल्प इस्तेमाल किया जाए। और अगर उसका विकल्प मौजूद नहीं है तो उस कच्चे माल को जो प्रोसेसिंग होगी वो किसी खुले और दूरवर्ती इलाके में उसकी इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा उचित ईंधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैव ईंधनों के इस्तेमाल से जो है हमारे वायु प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो उद्योगों के अंदर, कारखानों के अंदर जो है कोयले के स्थान पर ऐसे ईंधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो कि ज़्यादा गैसों का उत्सर्जन ना करते हों। जैसे कि पेट्रोल इंजन के स्थान पर जो है डीजल इंजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इनसे भी निकलता तो है पर प्रदूषण कम होता है। और इसको भी छोड़ो आप सीएनजी या एलपीजी या आप सोलर प्लांट्स जो आजकल कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ही उनसे जो है प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके अलावा वाहनों में जो है शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग जो है वो होना चाहिए, तो उससे भी कुछ राहत मिलेगी वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करने में। और इसके अलावा जो सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है डीजल या पेट्रोल की जगह सीएनजी या एलपीजी
की अनिवार्यता कर दी जानी चाहिए। तो इससे भी महानगरीय वायु प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा नए उपकरण और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पुराने घिसे पिटे उपकरण हैं वो अधिक प्रदूषण छोड़ते हैं। तो और ये नई चीज़ों के लिए, नई मशीनों की खरीद के लिए जो है आयात या रणनीतियाँ जो हैं वो काफ़ी सरल कर देनी चाहिए, ताकि लोग इनका अधिकाधिक उपयोग कर सकें। इसके अलावा जो बड़े बड़े कारखाने हैं या ताप विद्युत गृह हैं, उनकी चिमनियाँ जो हैं वो ऊंची बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो भी अनुमोदित उपकरण हैं या मशीनें हैं, जैसे कि बैग फिल्टर है, गैस स्क्रबर है या विद्युतीय तलछटी है, तो इन उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए और फाइन भी रखना चाहिए, नहीं तो कंट्रोल में आएगी नहीं स्थिति। इसके अलावा मशीनों व वाहनों का रखरखाव जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे महानगरों में चलने वाले जो असंख्य वाहन हैं उनके द्वारा वायुमंडल ये प्रदूषण का मुख्य कारण है कि उनकी इंजन में खराबी आ जाती है, ट्यूनिंग का ना होना या अशुद्ध तेल या डीजल का इस्तेमाल। तो वाहनों में ऐसे इंजनों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो ईंधन को अधजला या अनजला ना छोड़े। मिलावट वाला तेल या डीजल जो है वो प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें कारखानों की जो मशीनें हैं उनका समय समय पर उनकी मेंटेनेंस भी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, ताकि इस वायु प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके अलावा परमाणु विस्फोट जो हैं या युद्ध हैं, इन पर भी रोक होनी चाहिए। युद्ध या शक्ति किसी भी उद्देश्य से किया गया परमाणु विस्फोट जो है, उससे क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं और वो हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं और हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये जरूरी कर देना चाहिए कि परमाणु तकनीक से लैस सभी देश अपने परमाणु कार्यक्रमों को त्याग दें। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर हमको एफोरेस्टेशन को, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा वायुमंडल को गर्म करती है। तो जब पेड़ पौधे हम अधिक लगाएंगे तो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन होगी उनके द्वारा। तो इसलिए जो आपके औद्योगिक क्षेत्र हैं या सघन परिवहन केंद्र हैं या जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है खूब पार्क्स लगाने चाहिए। उपवनों, पार्कों, वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष जो है प्रदूषण को काबू करने में और हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी हद तक अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जागरूकता पैदा करने के लिए ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी बनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जब हमारी जागृति पैदा होगी, तभी जो है जनसाधारण बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले सकेगा और वायु संरक्षण में अपना योगदान दे सकेगा। और प्रदूषण संबंधी सभी कानूनों को जो है सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से वायु प्रदूषण को कम करने वाले इस आंदोलन में, इस क्रांति में हमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान करना चाहिए और ग्रीन रेवोल्यूशन लानी चाहिए धरा पर। तभी इसके दुष्प्रभावों से हम बच पाएंगे। धन्यवाद।